Hi student, today we have discussed about the civics of class 7 and the chapter is 12 and the name of this chapter is our constitutions. Okay, the constitutions of a country is the fundamental law or the set of the written rules that are accepted by all people living together in a country, and it is also known as the supreme law of a country. So in this way we can say here that in a democracy people are the free to be the choose their the government, but do you think they are the free to be the whatever they like? अब हम लोग आते हैं एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग आएंगे इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस में कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशंस होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का एक तरह से फंडामेंटल लॉ होता है या सेट ऑफ रिटन रूल्स होता है दैट आर एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्ट किया जाता है किसके द्वारा? बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। मतलब उस कंट्री में रहने वाले जितने सारे पीपल होते हैं, आदमी होते हैं ना, सब वो उस चीज को क्या करेंगे? एक तरह से एक्सेप्ट करेंगे। खास करके अगर हम लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूशंस को एक तरह से सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री भी कहा गया है। तो अब ये तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में समझते हैं कि आखिर ये है या नहीं, क्या है या नहीं है। तो वी नो दैट वेरी वेल इन आवर कंट्री we have gained the independence from the British rule on the 15th August 1947। अब आती है बात, हम लोग आते हैं धीरे धीरे करके थोड़ा सा उस समय के बारे में समझ लेते हैं जब हमारे यहाँ ब्रिटिश वगैरह जो थे ना वो लोग रूल किए थे। हम लोग ब्रिटिश के रूल से एक तरह से फ्रीडम पाया था। कब? तो इस फ्रीडम को हम लोगों ने पाया था ठीक 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। लेकिन जानते हो जिस समय में हम लोग इंडिपेंडेंस नहीं हुए थे, मतलब एक तरह से बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश रूल इन आवर कंट्री बाय देयर ऑन रूल्स और द सिस्टम। कहते हैं कि जब हम लोग इंडिपेंडेंस नहीं हुए थे उससे पहले क्या था, तो ब्रिटिश वाले जो थे ना वो लोग अपने यहाँ अपने रूल के हिसाब से, उनका जो अपना सिस्टम था उसके हिसाब से वो लोग रूल करते थे। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज एन अर्जेंट नीड टू ले डाउन द रूल्स एंड द रेगुलेशंस टू गाइड द गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री। लेकिन जैसे ही हम लोग एक तरह से इंडिपेंडेंस हो गए उसके बाद से क्या हुआ, तो हमारे कंट्री में ना एक तरह से बहुत जल्दी कोई रूल्स और रेगुलेशन ऐसा लागू करना था जिससे कि हमारी कंट्री जो थी वो सही से गवर्नेंस कर सकती थी। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह बनाया गया था या जो भी फ्रेम किया गया था वो किया गया था आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू। किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था क्या? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज framed by an assembly of the elected representative called the constituent assembly। कहते हैं कि अपनी जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना वो एक तरह से फ्रेम किया गया था एक असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। इसी असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग एक तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम से जानते हैं। और बेसिकली इट वाज इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन पर्पस ऑफ द May 16, 1946। और ये आपका जो था ना कैबिनेट मिशन के प्रपोजल पर में इसको एक तरह से इलेक्ट किया गया था वो May 16, 1946 को। तो ये हम लोग बढ़िया से यहाँ पर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में समझ पाए कि आखिर ये क्या था नहीं था। तो यहां तक तो हम लोग ने समझ लिया कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या किया गया, एक तरह से इलेक्ट किया गया था। Okay, in the 1940 for the specific purpose of the framing of a constitution, कि हमारी constitutions का फ्रेम कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। No, it comprises the members belonging to be the different political parties। कहते हैं कि इसमें ना different टाइप का जो था ना political party से इसमें मेंबर जो थे वो इलेक्ट किए गए थे, लिए गए थे। कम्युनिटी से लिया गया था and the religion of India, region of the India से भी कुछ मेंबर्स को ऐसे इसमें चूज किए गए थे। सो अमॉन्ग देम में अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ का नेम यहां पर मैं आपको एक तरह से बता रहे हैं, वो चीज देखना है।
नाउ सम ऑफ द नेम्स हियर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, श्री विश्वनाथ दास, सरदार वल्लभ सिंह, श्री फ्रैंक एंथोनी एंड डॉक्टर एचपी मोदी। ये सारे के सारे मेंबर जो थे ना, वो सब इसमें खास करके उस समय में इंक्लूडिंग हुए थे। अगर हम लोग वुमेन मेंबर्स की बात करें, ये तो मैन मेंबर की बात हो गई थी, लेकिन अगर हम लोग वुमेन मेंबर्स की बात करें तो उसमें आपका सरोजनी नायडू, रेणुका रे, राजकुमारी, अमृत कौर, हंसा मेहता, सुचेता कृपलानी एंड विजया लक्ष्मी पंडित, इन सबों का नाम जो था वो वुमेन मेंबर्स के अंदर में आता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का जो दिया गया है वो है आखिर फ्रेमिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको फ्रेम कैसे किया गया था, फ्रेमिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो फ्रेमिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर बात करें, सपोज दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टू दिस, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द 6 मेंबर। कहते हैं कि उस समय में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ना, उन्होंने 6 मेंबर को एक तरह से ड्राफ्ट किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। किसके चेयरमैन के अंदर में, तो जिसको हम लोग बी आर अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, उनका पूरा नाम जो था वो भीमराव रामजी अंबेडकर बताया गया। दे प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ही क्या किया था, तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसका एक ड्राफ्ट जो था वो सही से उस समय में उन्होंने प्रिपेयर किया था। नाउ the views and the opinions of the citizens of the India were taken into the considerations। उस समय में जब इन्होंने ड्राफ्ट किया, तो ड्राफ्ट करने के बाद में ये जरूरी हो गई खास करके कि आखिर यहाँ का जो व्यूज है, यहाँ की जो ओपिनियन है सिटीजन्स ऑफ इंडिया की, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट किया गया था उसके बारे में उनकी क्या है, व्यू क्या है, उनके बारे में वो लोग क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। इस तरह से उन्होंने इस चीज को पॉइंट आउट किया। Now, तो सुटेबल फीचर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द अदर कंट्री, जिसमें आपका नाम दिया गया था सच एज यूके, एक तरह से अगर हम लोग नाम देखें तो उसमें यूके, यूएसए, इन सारे कंट्रियों का, एंड द आयरलैंड, और इसके बाद में आपका आयरलैंड का भी नाम दिया गया था। ये आयरलैंड वेयर ऑल्सो द इनकॉर्पोरेटेड, इन सबको भी उसमें इनकॉर्पोरेटेड किया गया था। ये तो फ्रेमिंग होगी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का कि कैसे हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। अब जो अगला पॉइंट है हम लोग का, अब हम लोग आते हैं रोल ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ओके, नाउ तो पॉइंट जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो थे ना, वो तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पॉइंट में आएंगे भी कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाने जाते थे। तो रोल ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर, इनका रोल क्या था, तो बेसिकली द डॉक्टर बी आर अंबेडकर पॉपुलरली नोन एज द बाबा साहेब। हम लोग जानते हैं ये चीज कि बी आर अंबेडकर को ना हम लोग बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं, एंड ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर की बात करते हैं तो उसमें भी बी आर अंबेडकर जी का नाम आता है। Now he was a popularly lawyer and the social reformer। कहते हैं कि ये पॉपुलर ने एक तरह से लॉयर और सोशल रिफॉर्मर हुआ करते थे। लॉयर तो हम लोग जानते ही हैं, तो उस हिसाब से ये लॉयर और सोशल रिफॉर्मर हुआ करते थे। एज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, जिस तरह से इनको एक तरह से चेयरमैन बनाया गया था, कहां का, ड्राफ्टिंग कमिटी का, डॉक्टर अंबेडकर डिफाइंड द विजन एंड द गोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। उन्होंने क्या किया था, तो जो हमारी गोल थी या जो हमारा विजन था उसको एक तरह से इन्होंने क्या किया, डिफाइन किया था कि हमें क्या गोल लेके चलना है और हमारी एक्चुअली विजन क्या है, इसको लेकर के वो आगे बढ़े थे। एंड ही इंश्योर्ड दैट द इंक्लूजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स व्हिच स्पेसिफिकली एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी, guaranteed the equal rights to be the all citizen। और वो जो अपना विजन लेके चले थे, गोल लेके चले थे, उसमें क्या था, ये गारंटेड दिया गया था, इक्वल राइट जो था वो सभी सिटीजन्स को मिलेगा। इतना ही नहीं,
बल्कि जो भी प्रोहाइबिटेड थी उस समय में, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ऑल काइंड्स का, वो सारे के सारे चीज को दूर किए जाएंगे। तो ये सारा का सारा रोल जो था ना, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का इसमें किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के लेकर के जो इनकी रोल थी वो इस तरह से आगे बढ़ा था ना। अब हम लोग जो आ रहे हैं वो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का एडॉप्टेशन ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब किया गया था, इसको कब एडॉप्टेशन मिली थी? तो ऑन 26 नवंबर 1949, ये याद रखने का चीज है, 26 नवंबर 1949। तो ऑन 26 नवंबर 1949 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली पास बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये इस डेट को जो था ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको एक तरह से पास कर दिया गया था, अपनी कॉन्स्टिट्यूशंस को पास कर दिया गया था। ऑन 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशंस केम इनटू द फोर्स। कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को, 26 जन 1950 ये आपका एक तरह से केम इनटू फोर्स, मतलब एक तरह से फोर्स में आया। एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस केम इनटू द फोर्स। इंडिया वाज अ डिक्लेयर अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कहते हैं कि यहां पर में इंडिया को एक तरह से डिक्लेयर कर दिया गया कि हम लोग अब सॉवरेन बन चुके थे, डेमोक्रेटिक भी बन चुके थे, रिपब्लिक ही बन चुके थे। एंड द वर्ड्स जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड एक आता है आपका, जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये चीज आप लोग जरूर देखिएगा। एक तरह से सोशलिस्ट वर्ड और एक जो ये वर्ड था आपका वो था सेकुलर का। ये दोनों वर्ड जो आकर के बाद में जुड़ा है हमारे संविधान के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशंस में, ये दोनों वर्ड जो था ना वो आकर के बाद में जुड़ा, वे एडेड टू इट। सो वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज ए रिपब्लिक डे ऑन एवरी ईयर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 26 जनवरी को एक तरह से अपना जो रिपब्लिक डे होता है ना, वो रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये रिपब्लिक डे हम लोग 26 जन को हर ईयर जो है ना वो हम लोग एक तरह से इसको सेलिब्रेट करते हैं। सो वंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड, द चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड। कहते हैं कि जब खास करके अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गई, बनने के बाद में एक तरह से जब इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन चुकी थी, तो वहां का जो चेयरपर्सन था खास करके सबसे पहले जो बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके।